हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का 17वां चैप्टर, जिसका नाम है तारे और सौर परिवार। तो बच्चों, इस पाठ से समझ में आ रहा है कि आज हम तारे और सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। अगर आप कभी गांव गए होंगे तो गांव में रात के समय आपने देखा होगा कि हमें आकाश में कई चमकीले तारे दिखाई देते हैं, लेकिन हमें शहर में स्पष्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि शहर में जो होता है, जो वातावरण होता है वो स्वच्छ नहीं होता, जबकि जो गांव का जो वातावरण होता है स्वच्छ भी होता है, तो हमें सब स्पष्ट हमको दिखाई देता है। तो हमें रात के समय हमें आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, तो अपन जानेंगे कि रात्रि के समय हमें सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा दिखाई देता है ना। साथ में तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से जो अन्य पिंड जो हमें दिखाई देते हैं बच्चों, वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और ये खगोलीय पिंड जो हमको रात में दिखाई देते हैं, खगोलीय पिंडों उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को हम खगोल की कहते हैं। तो खगोलीय पिंड समझ में आ गया, और खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन होता है वो खगोल की कहलाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था। सूर्य, चंद्रमा, तारों, ग्रहों की गति के संबंध में उन्होंने कैलेंडर और पंचांग भी, हमारे जो भारत के वैज्ञानिक थे, खगोल की जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सृजित निर्माण किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा होगा जो चंद्रमा है हमारा 15 दिन घटता है और बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो चंद्रमा की जो आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है, तो उस दिन जब चंद्रमा हमें पूरी तरह से दिखाई देता है उसे हम परमा कहते हैं। फिर परमा के इसके बाद प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला जो भाग है घटता जाता है, और 15वें दिन हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जिस दिन चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता वो अमावस्या कहते हैं। और चंद्रमा का एक छोटा सा जो भाग आकाश में दिखाई देता है उसे हम बालचंद्र कहते हैं। इसके बाद चंद्रमा जो बड़ा होता जाता है, और 15वें दिन फिर चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है। तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं का हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों जो है चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही बनाए जाते हैं। जैसे दीपावली को अमावस्या को, बुद्ध पूर्णिमा गुरु नानक पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बनाया जाता है। तो चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही। और हम ये भी देखते हैं कि चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसलिए दिखाई देता है हमें चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पर पड़ने वाला जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुंचता है, जिससे हमें क्या कहते हैं, चंद्रमा हमको दिखाई देता है। चित्र दिख रहा है आपको। तो चंद्रमा जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर वो जो प्रकाश है वो हमारी आँखों पर पहुँचता है, तो हमें चंद्रमा हमको दिखाई देता है। फिर इसके बाद अपन चर्चा करेंगे, जैसे आपको चित्र दिख रहा है, ये जो दो लड़कियां हैं, इसने गेंद ली, एक आधा भाग काले से और आधा भाग सफ़ेद किया है। एक गोला बनाया, इस गोले में नवग्रह बनाए हैं, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं तो नवग्रह बनाए। और अगर हम शाम के टाइम देखते हैं तो हमें पश्चिम की तरफ देखना है। तो वह जो सफ़ेद भाग है उसी को हमें, जैसे जो लड़की ये व्रत की गेंद में खड़ी हो जाएगी और सफ़ेद भाग का प्रेक्षण करेगी कि हमें सफ़ेद भाग कितना दिखाई दे रहा है। तो अपन इन आकृतियों की तुलना अलग अलग जगह पर खड़े होकर करेंगे कि हमें सफ़ेद भाग कितना दिखाई, यहाँ देखकर, यहाँ देखकर, यहाँ खड़े होके, यहाँ पर, मतलब जो लड़की गेंद लिए वो पहले इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर खड़ी होगी, फिर इस बिंदु पर खड़ी होगी, फिर इस बिंदु पर खड़ी होगी, फिर इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर, सब बिंदुओं पर देखने पर हमें प्रेक्षण करेंगे कि हमें सफ़ेद भाग कितना दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ये वाला भी चित्र है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। लड़की है, ये अपने नौ ये बिंदु हैं जिस पर वो दूसरी लड़की खड़ी है चंद्रमा को लेकर। सो इसमें अपन प्रेक्षण करेंगे तो चंद्रमा का इस तरीके से अपन को भाग दे, चंद्रमा की कलाएं हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार अपन चंद्रमा की जो आकृति है अपन को अलग अलग समय पर अलग अलग दिखेगी। इससे सिद्ध होता है चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करता है। और चंद्रमा परमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का जो आकार है दिन प्रतिदिन कैसा होता है, घटता और बढ़ता जाता है। अब अपन बात करेंगे चंद्रमा का जो पृष्ठ है वो कैसा है। तो चंद्रमा का जो पृष्ठ है एक चित्ताकर्षक पिंड है,
और जब अंतरिक्षयात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा तो चंद्रमा के पृष्ठ का धूल भरा निर्जन बन पाया। उसमें विभिन्न आमापों के क्या करते गर्त थे, ठीक है। और इसमें क्या खड़ी ढाल ऊंचे पर्वत भी थे, और कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई की पर्वतों के समान थे। और आपको पता है 21 जुलाई 1969 में 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उसके बाद एडविन एड्रल। तो बच्चों ये पेपर में बहुत आता है, तो इसे आप अच्छी से याद कर लेना। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे तारों की। और चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पर ये आवाज़ कोई एक दूसरे से सुन नहीं पाएगा, इसलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। अब अपन बात करेंगे तारे। तो तारे क्या होते हैं, आपने देखे होंगे रात के समय हमें चमकीले दिखाई देते हैं, लेकिन जो सूर्य भी जो हमको दिखाई, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य हमको बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है कि जो अन्य तारे हैं वो हमको छोटे दिखाई देते। क्यों? क्योंकि सूर्य की तुलना में ये तारे बहुत दूरी पर हैं। सूर्य बहुत पास में और सूर्य से ये तारे बहुत लाखों गुना अधिक दूरी पर हैं, इसलिए हमें ये छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य की जो पृथ्वी की जो दूरी है इतनी है ना, 15 करोड़ किलोमीटर, जबकि सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये भी पेपर में बहुत आता है, इसकी दूरी इतनी है 40 किलोमीटर, 40 करोड़ किलोमीटर के करीब। तो इसे अपन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इससे भी कहीं अधिक दूरी पर है। तो और इनकी तारों की जो दूरियों को मापा जाता है वो प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। अभी एक्सीलेंस का जो पेपर हुआ था उसमें यह आया गया था, तो तारों की दूरियों को हम किस मात्रक से मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष से मापते हैं। तो बच्चों ये पेपर में बहुत आता है। एक जी वाला क्वेश्चन भी प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो ये भी बहुत आता है। एक तारा है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट का समय लेता है। तो बच्चों ये आप याद कर लेना, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही समझा रही हूँ। और दूसरी बात, तारे जो होते हैं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ये बहुत आता है। लेकिन जो अपनी पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं, जो हमारे तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करती है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। क्योंकि जब हम किसी चलती गाड़ी में होते हैं तो जो निकट के वृक्ष भवन हमें कैसे दिखते हैं, पीछे की ओर जाते हुए दिखते। तो इससे हमें लगता है कि हमारे जो तारे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बच्चों ये भी पेपर में बहुत आता है। फिर हम इसके बाद चर्चा करेंगे ध्रुव तारे की। ध्रुव तारा का आपने नाम सुना होगा, ये पृथ्वी की बिल्कुल अक्ष पर स्थित होता है, अक्ष की दिशा में। और ये ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो गति करता हुआ प्रतीत हमको नहीं होता। तो ये भी बच्चों पेपर में बहुत आता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तारामंडल। तो तारों का जो समूह होता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। और हमारे जो अंतरिक्ष में कई तारामंडल हैं जिनके अपन नाम पढ़ेंगे, जो भी पेपर में बहुत आता है। ग्रेट बैरियर, ओरियन, कैसियोपिया और लियो मेजर। इसके बाद है बच्चों ये नाम याद कर लेना, कभी कभी इनके चित्र भी आते हैं, तो ये आप अच्छे से कर लेना। मैं इस चैप्टर में वही समझा रही हूँ जो आपको पेपर में 9th 10th में भी आ सकते हैं। 8th का ज़रूर है, पर एक सौर परिवार आप 9th में 10th में सभी में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में भी इसका एक चैप्टर होता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। सप्तऋषि ये भी एक तारामंडल 7 तारों का समूह होता है। जो सप्तऋषि कहते हैं 7 ऋषियों के नाम पर है, तो मरीचि, वशिष्ठ, बृहस्पति, अत्रि, पुलस्त्य, ऋतु और पुलय, ये 7 ऋषि हैं, इसलिए इसका नाम सप्तऋषि पड़ा है। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो अपना ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारे की स्थिति, ध्रुव तारे की हम स्थिति इस तरीके से क्या, ध्रुव तारा जो होता है अपना उत्तर दिशा में होता है। अगर अपन गर्मियों में किसी रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतर सप्तऋषि के 3-4 बार परीक्षण करेंगे तो हमको पता चलेगा जो ध्रुव तारा किसका जो स्थान है वो तो निश्चित होता है, लेकिन सप्तऋषि जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। अगर अपन 2-3 बार इसको देखेंगे, रात परीक्षण करेंगे, कब करेंगे, किसी भी दिन गर्मियों में रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में अगर हम करेंगे तो हमें इस तरीके से चित्र दिखाई देगा कि सप्तऋषि ध्रुव तारे का क्या कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कि जो ध्रुव तारा होता है तो सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा
करते हुए प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा हमेशा दक्षिण गोलार्ध में नहीं दिखाई देता, जबकि सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिण गोलार्ध के कुछ स्थानों पर दिखाई देते हैं। उसके बाद ओरियन भी एक विख्यात तारामंडल है जो सर्दियों में मध्यरात्रि में दिखता है। तो बच्चों ये पेपर में आ सकता है, ओरियन भी जो कब दिखता है, सर्दियों में मध्यरात्रि में दिखता है। इसमें भी 7 और 8 चमकीले तारे होते हैं। इसके 3 मध्य में एक चमकीला तारा होता है जिसे हम सीरियस कहते हैं। ये भी पेपर में आता है कि ओरियन के निकट कौन सा चमकीला तारा है, तो वो सीरियस है। उसकी पहचान अपन कैसे करेंगे, उसकी पहचान इस तरीके से करेंगे कि इसके जो 3 जो तारे हैं उसके से सीधी रेखा जाएगी, वो एक सीरियस तारा है। तो सीरियस की स्थिति अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद एक और तारामंडल है कैसियोपेया, ये भी पेपर में आता है। ये सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखता है। डब्ल्यू तथा एम के बिगड़े रूप जैसा हमको ये दिखाई देता। तो ये अब चर्चा हो गई है तारामंडल की। किसी भी तारामंडल में 5 से 10 तारे नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारे तारे होते हैं। फिर इसके बाद अपन चर्चा करेंगे सौर परिवार की। तो अब अपन सौर परिवार पे आ गए। तो सौर परिवार जो होता है कई ग्रहों से, कई खगोलीय पिंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और तथा सूर्य, इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो ग्रह होते हैं, ग्रहों का जो क्रम है सूर्य की दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे 9 ग्रह थे अब, लेकिन प्लूटो का नाम नहीं आता है, तो 8 ही नवग्रह हैं। तो ये चित्र है, ये चित्र भी पेपर में बहुत आता है, तो इस चित्र की को आप देख लेना। बुध सबसे निकट ग्रह है, सबसे दूर का जो ग्रह है अपना नेपच्यून है, तो ये भी आता है क्रम। और सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। लाल ग्रह मंगल ग्रह कहलाता है, पृथ्वी अपना नीला ग्रह कहलाता है, और चमकीला के जो ग्रह है वो शुक्र कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन बात करेंगे सूर्य की। तो सूर्य एक सबसे निकटतम तारा है, ये विशाल मात्रा में क्या प्रकाश को निकाल रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। फिर ग्रह की बात करेंगे, ये सभी ग्रह क्या सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। जब अगर एक अंतर आता है ग्रह और तारों में अंतर बताओ, तो तारे क्या तो टिमटिमाते हैं, ग्रह का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस पथ को हम कहते हैं कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का हम परिक्रमा काल कहते हैं। और तारों को, जो ग्रहों को सूर्य की दूरी बढ़ने पर उसके जो परिक्रमा काल में भी वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, जो ग्रह हैं सभी अपनी अक्ष पर, ये लट्टू जैसे गति कर रहा है, इस तरीके से सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब अपनी जगह पे तो घूम ही रहे और अपनी जगह से घूमते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, चित्र में आपको दिख रहा है। उसके बाद अपन जो चर्चा करेंगे कि पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह ही पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रही है, तो इसलिए सूर्य का उपग्रह कौन है, पृथ्वी है। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, तो ये क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। और एक मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसके भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी हमारी गोल है और जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये आर्यभट्ट का चित्र है बच्चों। ये भी बहुत आता है कि सबसे पहले किसने बताया था, खगोलीय विज्ञान, तो ये आर्यभट्ट के बाद आर्यभट्ट ने ही हमको बताया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बुध। बुध ग्रह का सबसे निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के अत्यधिक निकट है, इसलिए इसमें सूर्य का जो प्रकाश है बहुत अधिक है, इसलिए इसमें जीवन संभव नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जो बुध के बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। ये चमकीला ग्रह क्यों दिख रहा है आपको, और ये कभी कभी शुक्र आकाश में सूर्योदय से पूर्व भी हमको दिखाई देता है। अगर सुबह के समय अगर हम जल्दी सूर्योदय के पहले दिखेंगे तो कभी कभी हमें शुक्र ग्रह भी दिखाई देता है। और सूर्यास्त के तुरंत पश्चात भी पश्चिमी आकाश में पश्चिम की तरह भी हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे हम कहते हैं
क्या कहते हैं, प्रातः तारा और संध्या तारा भी इसे कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये सूर्योदय के पहले भी दिख सकता है और सूर्य अस्त के बाद भी हमको दिखता है, इसलिए शुक्र को प्रातः तारा और संध्या तारा, ये भी प्रश्न पेपर में बहुत आता है बच्चों, तो ये आप समझ लेना। अब अपन बात करते हैं शुक्र। तो शुक्र की जो कलाएँ हैं, शुक्र की कलाएँ अपन को इस तरीके से दिखती हैं चंद्रमा की भांति। फिर हम बात करेंगे पृथ्वी। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर जीवन संभव है। पृथ्वी के बाद अपन बात करेंगे, के बाद हम बात करेंगे मंगल की। तो मंगल जो ग्रह होता है पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। ये मंगल हल्का रक्ता लाल रंग का दिखता है, इसलिए इसे अपन लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रख सकती, मतलब अपनी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी के बराबर अपना बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह। तो कभी कभी पेपर में आता है बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो 4 हैं बच्चों, तो ये भी आप याद कर लेना। तो बृहस्पति के 4 उपग्रह। फिर शनि के बारे में बात करेंगे। शनि बृहस्पति के परे शनि है जो रंग से पीला प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय भले सौर परिवार को अद्वितीय बनाते, ये भले नंगी आँखों से हम नहीं देख सकते, है ना। ये अगर दूरदर्शक से हम इसका परीक्षण करेंगे तो हमको दिखेंगे। उसके बाद लास्ट है यूरेनस और नेपच्यून। ये सौर परिवार के बृहत्तम ग्रह हैं। इन्हें हम केवल दूरदर्शक की सहायता से ही देख सकते हैं। और शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करता है, घूर्णन करता है। तो ये तो हुआ पूरे ग्रहों के बारे में चर्चा, ठीक है। अब सौर परिवार के और अन्य सदस्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्षुद्र ग्रह, ये पेपर में बहुत आता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी अंतराल होता है। इस अंतराल में बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखो ये चित्र दिख रहा है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच, तो ये दिख रहा है ना, ये क्षुद्र ग्रह है। तो ये भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर बात करेंगे धूमकेतु। तो धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का सदस्य है। ये अत्यंत परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। ये चमकीले सिर, लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है तो इनकी जो पूंछ है आकार में बढ़ती जाती है। हेली नामक जो धूमकेतु ये पेपर में बहुत आता है, 76 साल बाद हमको दिखाई देता है। ये 1986 में हमको पिछली बार देखा गया था। अब ये कब दिखाई देगा इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये कब दिखाई देगा। ये पेपर में बहुत आता है। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे उल्का तारा। बच्चों आपने टूटता हुआ तारा देखा होगा, जिसे हम उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और अति उच्च ताल से होते हैं। तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं, जिसे हम कहते हैं टूटता तारा। फिर उसके बाद बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड भी जो होते हैं ये आकार में इतने बड़े होते हैं कि वाष्पित होने से पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे अपन उल्का पिंड कहते हैं। जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो उल्का पिंड, और जो आकाश में ही रहता है जैसे टूटा तारा कहते हैं उसे हम उल्का कहते हैं। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, इन्हें हम उल्का वृष्टि कहते हैं। ये भी पेपर में बहुत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे कृत्रिम उपग्रह की। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। ये इनका जो प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है, ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं। चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट होकर ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसका उपयोग व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इसका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो, टेलीविजन संकेतों में प्रेषण में किया जाता है। इसका उपयोग दूर संचार और सुदूर संवेदन में भी किया जाता है। सुदूर संवेदन क्या होता है, इन दूर की सूचना को एकत्रित करना। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके प्रमुख शब्दों को अपन देखते हैं। ये पेपर में कभी कभी कृत्रिम उपग्रह अपन को समझ में आएगा। मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जो मंगल बृहस्पति के बीच में काफ़ी अंतर होता है, तो उसमें जो पट्टियाँ होती हैं टुकड़ों की, तो उसे अपन क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते। कैसियोपिया ये एक तारामंडल है। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, चंद्रमा जितने भी ग्रह हैं सब क्या है, खगोलीय पिंड है। धूमकेतु, धूमकेतु हेली नामक धूमकेतु जो 76 वर्ष बाद दिखाई दिया हमको। पूंछ, जिसकी पूंछ और वो दो सिर में टुकड़े में बटा हुआ रहता है। तारामंडल, तारों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं तारा मंडल कहते हैं। प्रकाश वर्ष,
तारों की दूरियों को नापने को हम प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। उल्का पिंड अभी अपन ने पढ़ा ही था, जब जो उल्का है बहुत बड़े आकार में होते हैं और पृथ्वी तक पहुंच जाते, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। उल्का मतलब टूटता हुआ तारा। प्राकृतिक उपग्रह जैसे पृथ्वी चंद्रमा का जो उपग्रह है वो प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे बृहस्पति के 4 है, ये भी अपन ने पढ़े थे। कक्षा प्रत्येक ग्रह अपनी निश्चित पथ में जो कक्षा करते परिक्रमा करते हैं उसे अपन कक्षा कहते हैं। ओरियन भी एक प्रकार का तारा मंडल है। चंद्रमा की कलाएं, जब अपन को पता चंद्रमा प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, तो घटने बढ़ने की जो क्रम है वही चंद्रमा की कलाएं हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ध्रुव तारा सप्तऋषि जो अपन ने देखा, सप्तऋषि जो ध्रुव तारा की क्या कर रहा था, परिक्रमा कर रहा था। और ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है, पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है और ये पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित होता है। सुदर्शन संवेदन दूर की सूचना, कृत्रिम उपग्रहों से मौसम की भविष्यवाणी और सुदर्शन संवेदन दूर की सूचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं। सौर परिवार में सभी ग्रह, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, ये जितने भी खगोलीय पिंड है वो सौर परिवार हैं। तारे असंख्य छोटे छोटे जो चमकते हुए दिखते हैं वो तारे हैं। सप्तऋषि 7 तारों का जो समूह है वो सप्तऋषि कहता है और 7 तारे ऋषियों के नाम हैं, तो इसलिए इसे अपन सप्तऋषि कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।